दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन की होना, चले एक रास्ते से भूल कर भी कोई भूल होना। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चल पे हमसे कोई भूल होना। चले बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है? बढ़िया है? वेरी गुड। बढ़िया हूं, मैं भी बढ़िया हूं। चलो जी, करते हैं अपन स्टार्ट। है कल का क्वेश्चन, कल क्वेश्चन दिया था क्या? कौन सा वाला था? कौन सा वाला था कल? कौन सा? अच्छा, एक्स पावर 65 वाला। ओके ओके ओके। हुआ नहीं क्या? हुआ नहीं क्या क्वेश्चन? क्या रहा आंसर? हो गया? क्या रहा आंसर? नहीं, वन नहीं है, जीरो जीरो। हाँ, जीरो 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 सही है, जीरो 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 सही है। हाँ, जीरो ही लिखा है, जीरो जीरो जीरो। देखो उसमें क्या हो रहा था कि वन प्लस, उसमें था वन प्लस एक्स की पावर 131 और वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 130, ठीक है ना? और इसमें अपने को निकालना था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 65, ये निकालना था, है ना? तो इसमें अपन ने क्या करा था कि एक वन प्लस एक्स को अलग कर लिया था और एक वन प्लस एक्स की पावर 130 को एक साथ कर लिया था। शायद थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था कि एक वन प्लस एक्स को आप अलग कर लो और वन प्लस एक्स की पावर 130 को एक साथ करके वन प्लस एक्स और दिस पूरे को एक साथ करके ये ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा था। सो दिस बिकम समथिंग लाइक दैट, है ना? यहां तक अपन कर चुके थे। अब मैंने आपको यह बताया था कि हो क्या रहा है कि जब अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे, एक्चुअली इस पूरे में आपको टर्म कैसी मिलेगी कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी हर टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी हर टर्म x से मल्टीप्लाइड होगी। करेक्ट? राइट? हर टर्म 1 से, हर टर्म x से।
मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 65। तो मैंने सोचा कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 65 मुझे कब मिलेगा, जब इसमें x पावर 64 को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा और x पावर 65 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे x पावर 65 वाली दो टर्म मिल सकती है, दो टर्म मिल सकती। और फिर उन दोनों के कोफिशिएंट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो फाइनली इस पूरे एक्सपांशन में मुझे x पावर 65 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट एक ही था कि इस वाले एक्सपांशन में मैं x पावर 64 और x पावर 65 वाली टर्म निकाल लूं। तो मैंने क्या करा, अब जैसे अभी तो छोटा है, आप एक्सपांशन ऐसे दिख भी सकते हैं, कभी ऐसा कॉम्प्लिकेट आ जाए, अगेन इसकी जनरल टर्म लिख लो। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, NCR 1 प्लस एक्स वाला है ना, 1 प्लस एक्स वाला, x की जगह x क्यूब है, तो 130 CR x की पावर r, सो 130 CR इंटू x की पावर 3r, ये आएगी जनरल टर्म, ये जनरल टर्म आएगी, जिसमें r की वैल्यू अपन कहां से कहां तक लिख सकते हैं, 0 से लेके 130 तक लिख सकते हैं r की वैल्यू, नहीं, ठीक है। मुझे चाहिए 64 65, सो 3r इज इक्वल टू 64 कर दो, 3r इज इक्वल टू 65 कर दें, तो r इज इक्वल टू 64 बाय 3 आ रहा है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, r इज इक्वल टू 65 बाय 3 आ रहा है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस एक्सपांशन में, और वैसे भी दिख रहा है, देखो आप ऐसे एनालिटिकली भी सोचोगे ना तो ऐसे ही दिख जाएगा, भाई मैं इसका एक्सपांशन करेंगे तो इसमें x की जो भी पावर आएगी वो 3 के मल्टीपल वाली ही आएगी, तो x पावर 64 और x पावर 65 दोनों ही टर्म इसमें नहीं आ सकती। तो अल्टीमेटली इस पूरे में x पावर 65 का जो कोफिशिएंट है वो अपन क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। बोलो बच्चों, बात आएगी नहीं समझ में? आदित्य यादव कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या चल रहा है, बीच में मत पूछो यार ऐसे। हाँ, कोफिशिएंट नहीं आए तो x की पावर x इक्वल्स टू 0 लेना है, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं अब अपन, है ना, ठीक है। ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चे अभी आए हैं, लेट आए हैं, तो वो रिपीट कर रहे हैं, है ना। बेटा यार एक तो लेट आओ तो रिपीट मत करवाया करो प्लीज, मैंने पहले भी बोला था, टाइम की वैल्यू समझो, ठीक है ना, राइट। इसको ब्रेक करा था, ठीक है, 1 प्लस एक्स को अलग कर लिया, 1 प्लस एक्स की पावर 130 अलग कर लिया, दोनों एक साथ कर लिए, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया। मुझे एक्स पावर 65 का कोफिशिएंट चाहिए था, एक्स पावर 65 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो मुझे पता है कि इसकी हर टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, हर टर्म यदि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स पावर 65 लाने के लिए मुझे इसमें एक एक्स पावर 64 चाहिएगा और एक्स पावर 65 चाहिएगा, क्योंकि एक्स पावर 64 आ जाए तो इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 65 आ जाएगा, और इधर एक्स पावर 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 65 आ जाएगा। तो मैंने इसमें दो टर्म निकालने का टारगेट करा, एक्स पावर 64, एक्स पावर 65, इसकी जनरल टर्म लिख ली और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्स पावर 64, 65 निकालने की कोशिश करी, तो आर की दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही थी, इट मींस नॉट पॉसिबल, ठीक है, राइट। चलो जी बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना, ये एक बार लिख लो, नहीं लिखा हो तो। Find the term
independent of x in, find the term independent of x in 1 plus x plus 2x cube 3 by 2x square minus 1 by 3x to the power 9। ठीक है, 3 by 2x स्क्वायर माइनस 1 by 3x टू द पावर 9। ठीक है, अगेन थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं, उसके बाद का एक बार आप प्रोसीड करने के लिए ट्राई करना। थोड़ा बहुत पहले जैसा ही है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब अगेन x की पावर 0 की बात हो रही है। पहले जैसा मैं सोचूं तो इसकी सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी सारी टर्म x से मल्टीप्लाई होगी, इसकी सारी टर्म x क्यूब से मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे x की पावर 0 चाहिए। तो मैंने सोचा x की पावर 0 मुझे कब मिलेगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर -3 से, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -1 से, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 0 से। देखो कोई भी एक टर्म लिखी हुई है, उसको किसी पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पर्टिकुलर x की पावर आ जाएगी। तो आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सोचते चलो। तो मैंने सोचा कि इस एक्सपांशन में बस मुझे ये 3 टाइप की टर्म चाहिए। अब पूरा एक्सपांशन लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, है ना। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म 9cr 3 by 2 x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r माइनस 1 by 3x टू द पावर r। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 9cr 3 by 2 की पावर 9 माइनस r, ये अलग से कर लिया, माइनस 1 by 3 टू द पावर r, ये अलग से कर लिया, इनटू x की पावर 2 यहां से कर लिया, 18 माइनस 2r, और एक r यहां से मैं एक साथ लिख रहा हूं बेटा, एक साथ लिख रहा हूं। एक x की पावर यहां आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस r हो जाएगा। ठीक है, पावर सॉल्व करना आना चाहिए। तो फाइनली मेरे पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इनटू इधर की जनरल टर्म 9cr 3 by 2 की पावर 9 माइनस r माइनस 1 by 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर 18 माइनस 3r, where value of r can be 0 to 9। r की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है एक्सपांशन के अकॉर्डिंग। बस, तो अब आप ये देख लो कि मुझे इस वाले एक्सपांशन में ये 3 टाइप की टर्म चाहिए। तो एक बार इसको -3, एक बार -1 और एक बार 0 करके वो 3 टर्म निकालेंगे, उसमें से जो भी पॉसिबल होगी उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके आप कोफिशिएंट्स निकालेंगे। चलो एक बार फाइनल आंसर मेरे को निकाल के बताओ तो, पूरा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर। नहीं गलत है चिन्मय, चिन्मय गलत है आंसर। फाइनल आंसर निकाल के बताओ एक बार। हाँ हाँ वही सही है, सही है, 2 टर्म आएगी तो फाइनली मल्टीप्लाई करके पूरा कोफिशिएंट, एग्जैक्ट कोफिशिएंट बताओ तो बेटा, क्योंकि आंसर तभी माना जाएगा। आर से मतलब नहीं है, आर से मुझे मतलब नहीं है, आर कुछ भी निकालो आप, आर से मतलब नहीं है, फाइनल आंसर चाहिए बेटा। समर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो।
फाइनल आंसर बताओ बेटा। बार बार मैं बोल रहा हूं, बात समझ में नहीं आ रही क्या? आर की वैल्यू नहीं चाहिए, वो तो दिख ही रहा है। आर की वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा इजीली। ना आर की वैल्यू चाहिए ना टर्म चाहिए, मुझे फाइनल कॉफिशिएंट चाहिए। नहीं, गलत है। जिसका सही आएगा मैं बता दूंगा। हाँ चिन्मय, अब सही है। चिन्मय अब सही आया है तुम्हारा आंसर। पूरा सॉल्व करके बताना भैया फाइनल आंसर, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकते हो। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं आ रही है, सॉल्व हो रहा है, वो सब सॉल्व हो रहा है। सॉल्व होके फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ माही का भी सही है। माही का भी सही है। नहीं श्रवण देखो, फिर आप वो दो अलग अलग वैल्यू नहीं बता रहे हो। देखो आप दो अलग अलग वैल्यू बता रहे हो यार। नहीं, दो अलग अलग नहीं बताना ना भाई। देखो भाई मैं तो ये पूरा एक ही एक्सपांशन बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं पूरा एक ही एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, है ना भाई। अब आप एक्चुअली ऐसा कर रहे हो कि मान लो आपने क्या है कि दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करा, है ना। अब दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करा, अब एक आ गया आपके पास 3x², आगे कहीं पे -5x² आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोलोगे? ऐसे बताओगे क्या 3, -5? ऐसे बताओगे क्या? ऐसे तो नहीं बताओगे ना। ठीक है, -2 ही बताएंगे ना अपन पूरा सॉल्व करके, बस। तो ऐसे मेरे एक्सपांशन में जितनी भी टर्म आ रही होगी, तो सारी टर्म्स को मैं एक साथ करके उस पर्टिकुलर पावर वाली, लाइक दैट। समर्थ का सही है, समर्थ का आंसर सही आया है। समर्थ अग्रवाल। चलो मैं बता देता हूं अब। हाँ, मर्चेंट अब सही आया है तुम्हारा आंसर, मर्चेंट का सही है। आन्या गुप्ता का अब सही है। आन्या गुप्ता सही है, अब सही आया आंसर, परफेक्ट, गुड गुड गुड। थोड़ा सा पेशेंस से करना पड़ता है अपने आप। देखो कैलकुलेशन जितनी बड़ी हो उतना ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। चलो जी, मैं बता देता हूं आपको। यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना? यहां तक की बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा ना? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है ना? इससे आगे का बताऊं ना, इसमें तो सबको क्लियर है ना कि अपने को कभी भी जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स करनी हो तो कैसे करनी है ना? वो मैं बता देता हूं। हाँ सैनिल, अब सही आया आंसर तुम्हारा, सैनिल आंसर सही आया है। देखो पॉइंट क्या है कि अब इधर समझ लो, आप टाइप मत करो, है ना भाई। एक सिंपल सी बात है कि यहाँ की 3 टर्म है और यहाँ की 10 टर्म है। 8 0 से 9 तक 10 टर्म है। तो हो क्या रहा है, आप प्रैक्टिकली समझें कि यहाँ की जो 10 टर्म आएगी भाई, जैसे आप दो ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ब्रैकेट की हर टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ की जो 10 टर्म आएगी, वो 10 टर्म इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, वो 10 टर्म इस x से भी मल्टीप्लाई होगी, और वो जो 10 टर्म्स आएगी वो इस x³ से भी मल्टीप्लाइड होगी। तो टोटल ऐसे देखेंगे तो मुझे 30 टर्म्स दिखेगी।
30 टर्म्स, पर एग्जैक्टली उन 30 टर्म्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएगी जो सेम पावर वाली होगी। अब सेम पावर वाली टर्म को जैसा अभी मैंने लिखा था, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म आ रही है तो दोनों को मैं अलग अलग रखूंगा, दोनों को तो अपन एक करके लिखेंगे ना, राइट। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसे एक्स पावर 0 वाली टर्म चाहिए, तो मैंने ये समझा कि एक्स पावर 0 वाली टर्म लाने के लिए मुझे इस एक्सपेंशन में एक्स पावर -3, एक्स पावर -1 और एक्स पावर 0, ये 3 टाइप की टर्म चाहिए। तो मैंने सोचा कि 18 - 3r इज इक्वल टू -3 कर दें, तो r इज इक्वल टू 7, 21 3। 18 - 3r इज इक्वल टू -1 कर दें, तो इससे r फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, और 18 - 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 6। तो मेरे दो टर्म इसमें काम की है जब मैं r इक्वल टू 6 रखूंगा और एक r इज इक्वल टू 7 रखेंगे। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग 1 + x + 2x क्यूब इनटू, लेट्स से r इक्वल टू 6 रखा, और भी टर्म आएगी, रखना सारा है, लेकिन मैं केवल बाइनोमियल में यही चीज वो है मेन कि भाई कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आप केवल वो टर्म ढूंढो जो आपने काम की है। तो लेट्स से मैंने r इक्वल टू 6 रख दिया, r इक्वल टू 6 रख दिया, तुम 6 रखेंगे तो ये प्लस का हो गया, थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा भाई, ये x की पावर 0 हो गया। r इक्वल टू 7 रखा, तो +9c7 3/2 का होल स्क्वायर, यहां पे 7 रखेंगे तो ये हो गया -1/3 की पावर 7 -1, माइनस आ गया, इंटू एक्स की पावर -3। ऐसा, ठीक है। अब ऐसी और भी टर्म आएगी। अब फाइनली होगा क्या, ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये भी सबसे होगा, लेकिन जो मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को, तो इन दोनों को करा 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, तो 9c6 3/2 का होल क्यूब 3 की पावर 6, x की पावर 0 का 1 हो गया। फिर इसको करेंगे तो -2, अब 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, 2 को गायब नहीं करना भाई। जब आप दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों की कोफिशिएंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 भी यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और -2 इंटू 9c7 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 की पावर 7, x क्यूब x पावर -3 दैट बिकम x की पावर 0। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गई? जनरल टर्म के x के पहले ब्रैकेट हर टर्म से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 0 करे तो, हाँ वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी कर सकते हो प्रीति, है ना। उसमें क्या थोड़ा सा ये है कि वो, हाँ जनरल टर्म को लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ऑल्सो फाइन, जैसा इजी लगे कैलकुलेशन। बस बाकी तो अब सॉल्व करने वाली बात है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जहां तक देखो पावर की बात है तो यार थोड़ा सा पावर को स्टाइल से सॉल्व करना पड़ेगा। 9c6 को 9c3 लिख सकते हैं ना, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया ये 9c3, 3 क्यूब 3 पावर 6, तो नीचे 3 क्यूब बचेगा, 3 3 होती है 27, 1/8 बचा, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 27 से 3 बार कैंसिल, ये आ गया 7/18 माइनस 2 इंटू 9c7 को 9c2 लिख सकते हैं, 9c2 9 इंटू 8 अपॉन 1/2, ये 3 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 5 का मतलब 243 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से ये हो गया अपने पास 27, तो माइनस
2 by 27, 17 by 54. This is your final answer. तनिष्क 11th में निकाल दिया होगा, पर अभी मेंस में तो है। ठीक है, तो यही तो लिखा है यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 3 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा वो। यस, नीचे फैक्टोरियल 3 आता है ना, 3 नहीं फैक्टोरियल 3 आता है। एक्स की टर्म कहाँ गई? अरे भैया नींद खोलो, अस्तित्व। एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 है ना। एक्स की पावर 0 तो 1 हो गया ना। निकालना भी अपने को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही तो था ना। हाँ, वो मेरे को वही लग रहा था एक्चुअली। इसमें ना पता है एक कॉमन मिस्टेक ये क्या होती है कि अपन बस इसी को कोफिशिएंट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ये 2 है ना, तो वो 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपने को, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसी में बोल रहा हूँ बेटा, उसी में बोल रहा हूं मैं। ये अपन ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करा है ना, तो एक्स क्यूब की टर्म गायब होगी कि नहीं होगी? अपने को इंडिपेंडेंट एक बार लिख के देखो, कॉपी में लिखो, लिख के देखो बेटा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि यार मैं 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब को एक्स की पावर -3 और एक्स की पावर 0 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे भी एक्स पावर 0 आ जा रहा है, यहाँ इन दोनों को कर रहा हूं तो ये भी एक्स पावर 0 आ जा रहा है ना। तो एक्स वाली टर्म कहाँ आएगी? चलो थोड़ा सा क्या है, बस उसमें बाइनोमियल में क्या होता है, टर्म थोड़ी सी बड़ी आती है, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन करते हुए ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ आएगा, कौन सी टर्म बचेगी, कौन सी नहीं आएगी। अब आप सोच के देखो, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एक कोफिशिएंट भी आपने इधर से उधर कर दिया, किसी का 2 गायब हो गया, किसी ने फैक्टोरियल को गलत सॉल्व कर लिया, किसी की पावर कम ज्यादा हो गई, तो आपका पूरा कैलकुलेशन बेकार हो जाएगा उसमें, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लो, एक बार शुरू से देख लो जिसको देखना है ना। और मल्टीप्लाई करने में ना जैसे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, पावर में माइनस का ध्यान रखना है। -1/3 की पावर 6 प्लस होगा, -1/3 की पावर 7 माइनस होगा। 9 से 6 को एक्सपांड में सॉल्व करने में 7/54 आ रहा है। पता नहीं, मैंने अलग से बेटा 9 से 6 को सॉल्व करा ही नहीं, मैंने तो पूरी टर्म लेके एक साथ सॉल्व करी है वो, मैंने तो पूरी टर्म एक साथ। हाँ, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर सकते हो। चलो बढ़े आगे। कल का असाइनमेंट हाइपरबोला की एक्सरसाइज 2 थी ना कल का? कल का असाइनमेंट था हाइपरबोला की एक्सरसाइज 2। चलो बढ़े आगे।
वो संडे को मिल गया था क्या? अच्छा, संडे को एक्चुअली असाइनमेंट रहता नहीं है ना, संडे को असाइनमेंट नहीं रहता, तो उस चक्कर में हो सकता है कभी संडे को दे दिया होगा किसी ने। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 12। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 12। चलो निकालना तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11। इसमें भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप का तो करना पड़ेगा। नहीं वैभव, हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। मतलब इसमें थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, है ना, कि जैसे अब इसमें तो बहुत सारी टर्म होगी, ठीक है ना भाई। पहले तो क्या था कि ठीक है भाई 2 ही टर्म हो रही है, इसमें तो बहुत सारी टर्म होगी। बहुत सारी टर्म मतलब 5 टर्म इसमें होगी, 8 टर्म इसमें होगी और 13 टर्म इसमें होगी, ठीक है, राइट। 5 टर्म इसमें, 8 इसमें, 13 टर्म इसमें, सारी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो बहुत सारी जगह एक्स पावर 11 आने की पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी टर्म लिख के मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूं, ये लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूं, इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूं, R3, ठीक है। तीनों की जनरल टर्म लिख ली ना। R1 की वैल्यू कहां से कहां तक है? R1 की वैल्यू है 0 से 4 तक। R2 की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 7 तक। R3 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से 12 तक। ये तो समझ में आ रहा ना भाई, इसमें 0 से 7, 0 से 12। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। देखो क्या होता है कि जनरल टर्म मतलब आपको वो पूरा एक्सपांशन दे रही है। इसमें R1 की वैल्यू 0 से 4 तक रखो तो सारी टर्म मिल गई, तो मतलब इसमें सारी टर्म आ जाएगी, इसमें सारी टर्म। तो यदि मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा
तो 4CR1 7CR2 12CR3 इंटू x की पावर 2R1 3R2 प्लस 4R3। ऐसा ही आएगा ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। बस अब आप R1 R2 R3 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यह सोचना है कि ये इसको इज इक्वल टू 11 कब कब आएगा। ठीक है, हाँ सेट बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ नयन सही है तुम्हारा आंसर। नयन एक बार सॉल्यूशन भेज सकते हो क्या मेरे को? क्या क्या केस बने हैं चेक कर लेता हूं मैं। नयन एक बार सॉल्यूशन भेज दोगे क्या? नहीं 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 नहीं। क्या वो भेजा क्या नयन? सॉल्यूशन में वेट कर रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं आया तुम्हारा। चेक कर लेता कौन कौन से केस। हम्म, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ नयन, तुम बता ही नहीं रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। भेज दो ना सॉल्यूशन। है सॉल्यूशन भेज दो ना मेरे को फोटो खींच के। सारे फाइनल आंसर बताओ। हाँ वैभव गोयल का सही है। हाँ थोड़े से केस बनाने में टाइम तो लगेगा, केस बनाने में वो टाइम तो लगेगा। केस में मतलब वही हिट एंड ट्रायल लेके भी कर सकते हैं। हाँ हो सकता है ना। R1 R2 R3 भाई ये एक्सपांशन इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये वाला एक्सपांशन इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये वाला एक्सपांशन इंडिपेंडेंट चल रहा है, तीनों एक्सपांशन इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। है ना, बस आप R1 R2 R3 का जो भी कॉम्बिनेशन बताएंगे ना, वो वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है ना, दैट इज द ओनली पॉइंट बस। हाँ सही है, तनिष्क का भी सही है।
ऋषि का भी सही है। चिन्मय का भी सही है। चलो करें, ठीक है। यहां तक की बात आ गई कि नहीं समझ में? बोलो, यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट है क्या? पहले जितना मैंने लिखा हुआ है उसमें बताओ तो किसी को डाउट है क्या? यहां तक का जो मैंने लिखा है। क्लियर है सबको? चलो तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है। फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मुझे इसको इज इक्वल टू 11 करना था। तो इसको इज इक्वल टू 11 करने के लिए, इसको इज इक्वल टू 11 करने के लिए 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 इज इक्वल टू 11। किसी भी एक की वैल्यू देखो, ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, देखो एक तो रैंडम, मतलब एक ऑप्शन तो क्या है, समझना बात को। एक ऑप्शन तो क्या है कि मैं रैंडम R1 R2 R3 की वैल्यू रखता जाऊं। R1 की कोई वैल्यू रख दी, R2 की रख दी, R3 चेक कर ले फिर इज 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पर जनरली क्या होता है ना, देखो मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, कभी भी कोई ऐसी कैलकुलेशन फंस जाए, है ना, जिसमें आपको लग रहा है यार कि मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, कैसे पता लगेगा कौन कौन से केस लेने हैं या नहीं लेने हैं, तो आप कोशिश करिए कि कोई एक पैटर्न अपन डेवलप कर पाए, एक सिस्टम अपन डेवलप कर पाए उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे मैं क्या सोच रहा हूं कि यार R1 R3 किसी भी एक को फिक्स करता हूं, मैं लेट्स से R3 को फिक्स करता हूं, क्योंकि R3 के साथ मैं बताऊं मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है क्वेश्चन को थोड़ी सी इजी करने की, कि R3 को यदि मैं 0 कर दूं, R3 को यदि मैं 1 कर दूं, और R3 को यदि 2 कर दूं, बस R3 की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। R3 की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि मैं R3 की वैल्यू 2 3 या 3 से ज्यादा लूंगा तो यहां पे 12 या 12 से ज्यादा आएगा, जबकि और फिर यहां पे 12 या 12 से ज्यादा आ रहा है तो उसका सम 11 लाने के लिए यहां पे नेगेटिव आना चाहिए, बट नेगेटिव कैन नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस R1 R2 इंटरवल। तो इसलिए इतना तो कंफर्म है कि R3 की वैल्यू यदि होगी तो या तो 0 या 1 या 2 ही हो सकती है, ठीक है ना। आंसर 1113 आएगा, मत टाइप करो बच्चा बच्चा, 1113 ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि R3 की तीन ही वैल्यू हो सकती है। चलो जी, ना R3 0 कर दिया मैंने, तो दिस इज इक्वल टू 11। R3 1 कर दिया तो ये 7 आ गया। R3 2 कर दिया तो ये इज इक्वल टू 3 आ गया। 2R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 11, 2R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 3 आ गया अपने पास, ठीक है। नाउ 2R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 11, R1 R2 की वैल्यू है सही। अब देख लो इसमें केस, है ना। R1 रखते जाओ, R1 0 रखूंगा तो R2 फ्रैक्शन में आ रहा है, नॉट पॉसिबल। R1 1 रखूंगा, R1 यदि 1 रखा तो 11 माइनस 2 9/3 3 आ रहा है, दिस इज द वन केस, बन गया बिल्कुल सही। ये ध्यान रखना, R1 R2 R3 की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। R1 2 रखा, 2 दूनी 4 7, R1 3 रखा, 2 में भी नहीं बन रहा है। R1 3 रखा, 3 2 जा 9, ये भी नहीं बन रहा है। 4 रखा, 4 2 जा 8, 4 में बन रहा है। यदि R1 4 रखा तो R2 कितना आ गया, 1 आ गया। एक केस ये बन रहा है मेरे पास। यहाँ पे आ जाते हैं, R1 को यदि मैं 0 रखूंगा तो R2 7/3, R1 को यदि मैं 1 रखूंगा तो 5/3, R1 को यदि 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 R2 1 हो जाएगा। एक केस ये आ रहा है, बिल्कुल सही है।
और R1 को 3 रखेंगे तो ये नहीं आएगा, R1 को 4 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यहां पे R1 को 0 रखेंगे तो R2 1 हो जाएगा। एक केस ये बन रहा है मेरा, R1 को 1 रखेंगे तो नहीं बनेगा और R1 को 2 रखेंगे तो नेगेटिव। 1 2 3 4 केस, दीज आर द 4। ठीक है, क्लियर है। R2 ले लो, कैसे भी ले लो, जिसको जैसे क्लिक करता है कि R2 के साथ कोई कंडीशन आपको मिल रही है तो R2 ले लो, R1 के साथ ले लो, किसी के साथ भी ले लो, मतलब ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है वो, है ना। हाँ ठीक है ना, राइट। तो बस कुल मिला के मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बन गए, है ना, 1 3 0, 4 कॉम्बिनेशन बन गए मेरे पास R1 R2 R3 के। कौन कौन से? 1 3 0, 4 1 0, है ना, 2 1 0, ठीक है, 2 1 1, सॉरी, 2 1 1 एंड 0 1 एंड 2। ठीक, these are the 3 possibility of R1 R2 R3। ठीक है, now the final answer will be R4, 4 7 12, है ना, 4 7 12 है, तो 4 7 12 प्लस 4 7 12 प्लस 4 7 12 प्लस 4 7 12। बोलो बच्चों, ये 4 केस, ठीक है ना। ये हिट एंड ट्रायल नहीं है, देखो इसमें एटलीस्ट नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, इतना हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा, पर इस मेथड में एटलीस्ट अपने को गारंटीड मिल रही है, गारंटी मिल रही है कि अब इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकते, है ना। देखो हिट एंड ट्रायल एक तो बिल्कुल ही रैंडम है कि अपन वैल्यू रखते जा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है कि कोई भी केस मिस हो गया तो दिक्कत है। इसमें एटलीस्ट एक पैटर्न मैंने बनाया है, तो एटलीस्ट गारंटीड है कि हाँ भाई ये 4 ही केस अपने पास बनेंगे, ऐसा। बोलो, ओके ओके। अब बाकी इसको तो सॉल्व कर लोगे ना यार, मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने की तो दिक्कत नहीं आएगी ना, ये तो आगे सॉल्व कर लोगे ना, इसके आगे तो हो जाएगा ना अब सॉल्व, है ना। हाँ हाँ हाँ, आंसर है 1113, 1113। ठीक है, बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? पूरा क्वेश्चन कैसे करा है, क्या है, किस तरह से प्रोसीड करना है? आ रही है ऋतुराज? ऋतुराज आ रही है बेटा, चेक कर लेना, आ रहा है आंसर, है ना। ठीक है, चलो जी, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो एक्चुअली अभी जैसे लास्ट में जो 2 3 क्वेश्चंस करे ना, है ना, वो उनका मेन यही रहता है कि मेनली अपने को क्या, अब देखो कैलकुलेशन यदि मैं सारे एक्सपांशन करने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो ट्रिक है कि आप उस कैलकुलेशन को मतलब कैसे अपन मिनिमाइज करें, कैलकुलेशन, मिनिमाइजेशन, इक्वेशन सॉल्विंग, ये सब चीजें। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब अपन लिख लिया, इसको लिख लिया, नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लेना, तो सॉरी, एक बार इसको लिख लो। तो लास्ट में ऐड करने वाला स्टेप मैं बताता हूं, लास्ट में ऐड करने वाले में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लास्ट में ऐड करने वाले में, एक मिनट में बताता हूं उसको। हम्म, हाँ पैटर्न तो किसी भी टाइप का बनाओ ना भाई, जैसे मैंने क्या R3 की वैल्यूज को फिक्स करके R1 R2 में इक्वेशन बनाइए, ऐसे आप R2 की वैल्यू फिक्स करके R1 R3 में इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। चलो, हाँ एडवांस लेवल का ही है, आया हुआ ही है, बट R1 फिक्स करोगे तो क्या ज्यादा केसेस बन जाएंगे, है ना।
देखो अब उसमें क्या हो रहा है, चलो लिख लिया, क्या लिख लिया सबने? ठीक है। देखो जैसे मल्टीप्लाई करने की बात में क्या कंफ्यूजन होता है भाई, आप यूं सोचो, जैसे मान लो मैं कुछ भी लिखता हूं, लेट से मैंने लिखा 3 + 5x² + 7x³ + 4x4 इंटू 2 + 5x² + 7x³, या और कुछ लिख लिया, x4 लिख लिया ऐसे, और कुछ लिख लिया मैंने 1 + 3x² + x³ + x7। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो लेट्स से x की पावर 1 में कुछ आया, 1 तो आएगा ही नहीं, शायद 2 आया, ठीक है, x की पावर 2। अब x की पावर 2 जब आएगा तो x की पावर 2 वाली जितनी भी टर्म आएगी, x की पावर 2 वाली जितनी भी टर्म आएगी, तो फाइनली x की पावर 2 वाली टर्म के जो कोफिशिएंट्स आएंगे, x की पावर 2 वाले जो कोफिशिएंट्स आएंगे, तो इन सारे, मान लो यहां पे 2x² था, यहां पे 3x² था, यहां पे 5x² था, तो फाइनली आप x² का कोफिशिएंट क्या बताओगे? 5 + 3 + 8, 5 3 8 2 10, यही बताओगे ना? ये कैसे निकाला आपने? ये कैसे निकाला? इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करके, ऐड करके। अब यदि यहां पे बीच में माइनस आ जाता तो क्या बताते आप? 2 - 3 + 5 बताते। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि अपने क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि सारी टर्म पॉजिटिव आएगी, सारी टर्म पॉजिटिव आएगी। मैं किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, टर्म पॉजिटिव आएगी। तो मुझे करना क्या है, बस सारे कोफिशिएंट्स को निकाल के ऐड करना था। अभी आप पिछला क्वेश्चन देखो, आप पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में आपने माइनस करा है, पिछले क्वेश्चन में माइनस करा ना, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, मुझे दिखा था जब मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा तो बीच में माइनस आ रहा था, मतलब इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स निकाल के उनको ऐड करना है। यदि इंडिविजुअल कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो कि भाई जब मेरे पास बहुत सारी टर्म आती है, उसको मैं ऐड करता हूं तो क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को अपन सम करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं अपन। ठीक है, बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो जी, ठीक है। अरे भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है। इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है ना? आ गया? नहीं आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है बेटा, आ रहा है। जिसके नहीं आ रहा है वो कैलकुलेशन एक बार आराम से चेक कर लेना, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं आ रहा है ना? आएगा यार, वो आता है, ऐसा नहीं है, वो मेरे को पता है, वो एक बार में नहीं आता है, वो इतना आसान नहीं है, एक बार में नहीं आता। कुछ कुछ गलती कर रहे होंगे, वो तो एक छोटी सी गलती हो जाती है ना, ठीक है ना, कुछ कुछ गलती हो रही होगी उसमें, एक बार चेक कर लेना आराम से। मिडिल टर्म, चलो, हाँ 1113 है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं बाइनोमियल में मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनफैक्ट मिडिल टर्म में कुछ भी नहीं है। सिंपल अपन जैसे एक्सपांशन कर रहे हैं उसका मिडिल टर्म निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि x + y⁴n, x + y⁴n, ठीक है। तो टोटल टर्म इसमें कितनी आती है? n+1 आती है। तो फर्स्ट, इफ n इज इवन, n इवन, तो टोटल टर्म ऑड हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी मिडिल टर्म, आपकी मिडिल टर्म n/2 प्लस 1th टर्म,
और जिसके लिए आपको r इज इक्वल टू सीधे सीधे n/2 लेना पड़ेगा जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिडिल टर्म 5 आएगी, क्योंकि 9 टर्म लिखी है तो n की वैल्यू कितनी आई होगी, 8 आई होगी। बहुत जनरल सा कंसेप्ट है, मतलब वो कुछ नहीं, अपन कैसे भी निकाल सकते हैं। टोटल टर्म 9 है तो n की वैल्यू कितनी आई होगी, 8 आई होगी, तो 8/2 प्लस 1, फिफ्थ टर्म। सेकंड, if n is even, sorry odd, n odd है तो टोटल टर्म इवन होगा, तो टोटल टर्म इवन, टोटल टर्म इवन होगा, ठीक है। तो आपकी मिडिल टर्म n+1/2 and n+3/2, n+1/2 and n+3/2 होगा, n+1/2, ठीक है ना। हाँ वो मीडियन टाइप का ही हो गया, वो मीडियन टाइप का ही हो गया, n इज ऑड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 + 1 2 3 7 8 है, तो दो मिडिल टर्म आ गई 4 and 8, 4 and 5, है ना। और ये टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू क्या लोगे, ये तो याद है ना, कोई भी टर्म निकालनी होती है तो r की वैल्यू उससे एक कम लेते हैं अपन, है ना। तो ये टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू क्या लेंगे, दिस -1 करोगे तो ये लेनी पड़ेगी, और ये टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू n+1/2, वो तो कंसेक्यूटिव लेनी है, कंसेक्यूटिव r = 4 आ गया तो 4 and 5, है ना। तो यदि n ऑड है तो दो मिडिल टर्म अपने पास आ जाएगी ऐसी। ठीक है, हाँ जनरल टर्म वाले कर सकते हो, अस्तित्व जैन अस्तित्व, या तो मैं एक काम करूं कि मैं डालूं क्या उस पे किसी को जनरल टर्म वाले एक बेसिक से क्वेश्चन, वैसे आज एक शीट भी आनी है तो मैं देख लेता हूँ शीट में, मेरे ख्याल से है ना, आज शीट आएगी तो शीट में शायद यदि बेसिक क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, जनरल टर्म वाले ही होंगे, वैसे तो मैंने बोला था तो हो सकता है ना। नहीं तो वो जैसे जनरल टर्म में दिक्कत आ रही हो ना, तो जनरल टर्म वाले बेसिक क्वेश्चन उससे कर लेना, है ना। और नहीं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं देख लेता हूँ आज क्या है शीट में, है ना। हाँ तो कर ही लेना, ठीक है ठीक है। बिगनर बॉक्स 1 में भी है वैसे तो, बिगनर बॉक्स 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अब बिगनर बॉक्स 1 भी कर सकते हो आप साथ साथ में। चलो बढ़े आगे, चलो जी, है ना। तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं फाइंड द मिडिल टर्म इन फर्स्ट x² प्लस 2/x की पावर 10, ठीक है। तो क्या होगा इसका मिडिल टर्म, बताओ बच्चों, मिडिल टर्म होगा 10/2 प्लस 1th टर्म, है ना।
n इवन है तो n/2 +1 मतलब सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू क्या लोगे? 5। तो 5 + 1 10c 5 एक्स स्क्वायर की पावर 10 - 5 2/x की पावर 5 ऐसे दिख जाएगा वो तो। बाकी आगे तो सॉल्व करते रहना, ठीक है। मान लो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, x + 3/x की पावर 15, इसका मिडिल टर्म निकालना है। x + 3/x की पावर 15 का मिडिल टर्म निकालना है। तो दो मिडिल टर्म आएंगे, 15 + 1/2 and 15 + 3/2। 15 + 1 16/2, 8th and 9th, 8th and 9th। तो r इक्वल्स टू 7 and 8। तो r इक्वल्स टू 7 and 8 11th and 12th में। ठीक है चिन्मय, मैं देखता हूं कौन सा है ना। बाकी टर्म निकालने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। T8 8 7 मतलब r इक्वल्स टू 7 लिया, r इक्वल्स टू 7 लिया तो ये आएगा, और r इक्वल्स टू 8 लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो निकल जाएगा ना मिडिल टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ कोई बात नहीं, पावर से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर कुछ भी हो जाए है ना, उससे अपने को मिडिल टर्म की वैल्यू कुछ भी आए दैट डजंट मैटर फॉर अस, उससे अपने को दिक्कत नहीं है ना। मिडिल टर्म की वैल्यू कुछ भी आ जाए, है ना, वैल्यू कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़े आगे। इसमें आप एक पॉइंट ये नोट कर लो, इन expansion of x plus y to the power n, in expansion of x plus y to the power n, middle term have, in expansion of this middle term have greatest binomial coefficient. In expansion of this middle term have greatest binomial coefficient. x पे 6 आएगा क्या? नहीं सही तो है, 15 7 7 6 8 7। मिडिल टर्म है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट, है ना। मतलब जैसे आप जब बाइनोमियल का एक्सपांशन करेंगे तो इसमें अपने पास, जैसे आप एक्सपांशन करते हो तो क्या लिखते हो, NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू NCN लिखते हो ना बेटा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन सब में ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, जो मिडिल टर्म वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी।
जो मिडिल टर्म वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी। हाँ, पास्कल ट्रायंगल भी बता रहा था, बिल्कुल सही बात है। पास्कल ट्रायंगल भी ये वाला पॉइंट तो बता ही रहा था, क्योंकि वो मिडिल पे जाके मैक्सिमम हो जाता था, नहीं है ना। तो फॉर एग्जांपल बहुत एनालिटिकली भी मैं बोलूं तो 8C0, 8C1, 8C2 अप टू 8C8, इसमें बताओ तो मैक्सिमम कौन होगा? 8C, मैक्सिमम कौन होगा? 4, 8C4। ठीक है, मान लो मैंने बोला 18C0, 18C1 से लेकर 18C18 तक, इसमें बताओ तो मैक्सिमम किसकी वैल्यू आएगी इन सब में से? 18C9, 18C9 है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 9C0, 9C1, 9C2 अप टू 9C9 में क्या होगा? हाँ, इसमें दोनों आ जाएंगे, 9C4 और 9C5, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म भी तो दो आते हैं ना। इसमें मिडिल टर्म भी दो आते हैं, तो मिडिल टर्म भी दो आएंगे। ठीक है, हाँ, और दोनों की वैल्यू सेम ही आ जाएगी, है ना। आ गई बात समझ में मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 15C0, 15C1, 15C2 अप टू 15C15, ये होगा 15C7 और 15C8। बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। मिनिमम वैल्यू तो लास्ट की होगी, फर्स्ट वाले की या लास्ट वाले की? वन वन ही होगी ना, वन से कम तो किसी की नहीं होगी ना। फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की वैल्यू वन है ना, तो मिनिमम तो वही होगी, उससे कम किसी की वैल्यू होगी नहीं, उसमें नेगेटिव होती नहीं है क्योंकि, है ना। चलो जी, बढ़े आगे, लिख भी लेना इसको, थोड़ा सा चमक जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या होता है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, अब थोड़ा सा, अभी जो मैं बात कर रहा था वो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा था। अभी जो अपन बात कर रहे थे वो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, है ना। अब मैं पूरे टर्म की बात कर रहा हूं, अब पूरे टर्म की बात कर रहा हूं। अब आप सोचोगे सर टर्म में कैसे ग्रेटेस्ट, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि मैं उस एक्स और वाई की जगह पे भी कोई वैल्यू ले लूं, जैसे अपन जनरली एक्सपांशन जब कर रहे थे तो एक्स प्लस वाई ऐसा ले रहे थे, एक्स टू बाई एक्स, एक्स स्क्वायर ऐसा। यदि मैं उस एक्स और वाई की जगह पे भी कोई वैल्यू ले लूं, लेट्स से लाइक दैट, अब इसका एक्सपांशन करूं, नहीं उल्टा लिख दिया, 2 की पावर 10। ठीक है,
ऐसा कर ले 10C0 2 पावर 10 10C1 2 पावर 9 3 पावर 1 10C2 दिस अप टू 10C10 3 पावर 10। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें, इसमें हो क्या रहा है कि ये है 2 पावर 10, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 10C1 10 इंटू 2 पावर 9 इंटू 3 पावर 1, ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पावर 10 इंटू 3, 15 इंटू 2 पावर 10, है ना। ऐसे इसको यदि मैं लिखूंगा तो 10C2 हो गया 10 इंटू 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 से ये हो गया 5 टाइम्स कैंसिल 45, मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको 45 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है और लास्ट में आ रहा है 3 की पावर 10, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू 11th टर्म, है ना। आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि टर्म्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आ रही ऐसा, है ना। लेकिन ये जो वैल्यू बढ़ती है ना, ऐसा नहीं है लास्ट तक बढ़ती ही जाए, ऐसा नहीं है ना, कहीं ऐसे बीच में जाके मैक्सिमम हो जाती है। अब बीच मतलब ऐसा नहीं है कि मिडिल टर्म पे जाके, बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफरेंस समझना, देखो मैं यहां पे पूरी की पूरी टर्म की बात कर रहा हूं, पूरी टर्म की, पूरी टर्म की, है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट नो डाउट बीच में जाके मैक्सिमम हो जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बीच में जाके मैक्सिमम हो जाता है ना, राइट। लेकिन पूरी टर्म की मैं बात कर रहा हूं तो पूरी टर्म की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाके वो किसी एक टर्म पे जाके मैक्सिमम हो जाती है, बीच में किसी एक टर्म पे जाके मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट, मतलब ग्राफिकली समझो ना तो कुछ ऐसा, है ना। मान लो जैसे ये फर्स्ट टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, है ना, ऐसे। पर बस बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये यहां पे, ऐसा नहीं है कि ये यहां पे मैक्सिमम मिड टर्म होना जरूरी नहीं है, मिड टर्म होना जरूरी नहीं है, कहीं भी बीच में जाके किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे जाके वो ग्रेटेस्ट होगी, उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, करेक्ट। हाँ लास्ट तो छोटी है अपने पास, ऐसे, ठीक है। तो अपने को बेसिकली वही टर्म निकालनी है कि विच इज द ग्रेटेस्ट टर्म, लेकिन वो हर बाइनोमियल में अलग अलग होगी, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, वो हर बाइनोमियल में अलग अलग होती है, तो यही अपने को निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे x प्लस वाई टू द पावर n, मैं मान लेता हूं कि लेट टी आर प्लस वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब यदि ये ग्रेटेस्ट टर्म मान ली है, इट मींस इफ दिस इज टी आर प्लस वन, इफ दिस इज टी आर प्लस वन, तो इसके नेक्स्ट और इसके प्रीवियस, इसके नेक्स्ट और इसके प्रीवियस दोनों टर्म की वैल्यू इससे कम होगी, टी आर प्लस टू की वैल्यू भी इससे कम होनी चाहिए और टी आर की वैल्यू भी इससे कम होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट मॉड, न्यूमेरिकली बोला है इसलिए मॉड की बात कर रहे हैं, ऐसा। एक छोटी सी कंडीशन और चेंज करूंगा मैं इसमें,
बहुत सी बार क्या होता है कि यहां पे दो टर्म इक्वल बन जाती है, बहुत सी बार यहाँ पे दो टर्म इक्वल बन जाती है, टी आर प्लस वन, बहुत सी बार दोनों टर्म इक्वल बन जाती है ना। तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा देते हैं अपन। इक्वलिटी इसलिए लगा रहा हूं कि बहुत सी बार वो दो मिडिल टर्म इक्वल आ जाती है, तो हो सकता है कि वो वैल्यू इक्वल मिल जाए अपने को, इसलिए अपन इक्वलिटी लगाते हैं। ठीक है, चलो जी, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, है ना। तो टी आर प्लस वन बाय टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। व्हाट इज टी आर प्लस वन, क्या था, ये था, डिवाइडेड बाय टी आर क्या था, टी आर क्या था, आर की जगह पे -5 तो पावर 10 लिख सकते थे, है ना। आर की जगह पे आर -1, ये टी आर प्लस वन है, तो टी आर में आर की जगह पे क्या होगा, आर -1, आर -1। ऐसा, है ना। तो ये कैंसिल होके ऊपर y बच जाएगा, नीचे x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एनसीआर को क्या लिख सकते हो बच्चों, एनसीआर को ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल होकर y बच गया, अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर -1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल आर -1, यहां पे आर बचेगा, आर बचेगा, यहां पे n माइनस आर प्लस वन बचेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, दिस अपॉन n माइनस आर प्लस वन, ऊपर गया, नीचे आर इंटू वाई बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना कि एक्चुअली ये टर्म तो नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू आर ही होता है, तो ये पॉजिटिव, केवल नेगेटिव होगा तो ये होगा। तो मैं एक काम करता हूं, है ना, मैं मॉड इस पे लगा देता हूं, इसको लिख लेता हूं मैं n+1 माइनस आर अपॉन आर, और इसको इधर ले जाता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय वाई। आ रही मेरी बात समझ में भाई, ये टर्म तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इस पे मॉड लगाने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास आ गया n+1 बाय आर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय वाई। इसको इधर ले जाता हूं, और इसको अपॉन में ले जाता हूं। तो फाइनली मेरे पास आ रहा है r लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय वाई। ये इधर वाले को सॉल्व करके आया है ना। अभी उधर वाले को भी सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। चलो, तो पहले आप इसको लिख लो, तो ठीक है। फैक्टोरियल का नहीं यार, डिफरेंशिएशन एज एज पॉसिबल तो नहीं है डायरेक्टली, तो चिन्मय पॉसिबल तो नहीं। डीवाई बाय डी एक्स तो नहीं होगा, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना उसमें ऋतुराज। आप डीवाई बाय डी एक्स कर रहे हो, एक्स ही नहीं है उसमें, तो कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना, आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। हाँ, डीएन बाय डी आर लेके वगैरह लेके कर सकते हो, वो कर सकते हो ना, डीएन बाय डी आर लेके, आर को वेरिएबल लेना पड़ेगा।
और उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मतलब वो थोड़ी फाइट है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा वो दिक्कत तो है उसमें, फैक्टोरियल में मेरे ख्याल से नहीं। नहीं अपने अपने तो सिलेबस में तो नहीं है। हाँ हाँ, जिसने लिख लिया वो जा सकता है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, अट जाओ। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे अपने। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो छोटा ही है, मेन बस पी एंड सी बचेगा, है ना। बाकी फिर वो 11th के स्कूल वाले बचेंगे। नहीं 2 वीक तो नहीं यार, अट जाओ, ज्यादा लग जाएंगे, 2 वीक में तो नहीं हो पाएगा। हाँ वो फिर एनसीईआरटी वाले बचेंगे। हाँ पी एंड सी तो 11th में ही है ना। पी एंड सी तो 11th में ही है। देखते हैं अब 2 महीने की मिलेगी क्या। हाँ प्रोबेबली। शशांत टारगेट तो यही है देखो, है ना। 1 आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, टारगेट यही है शशांत, टारगेट यही लेके चल रहे हैं वैसे मैक्सिमम। इंदौर में तो आओ ना, इंदौर में आने के लिए तो किसी ने मना करा ही नहीं है, इंदौर में जब इच्छा हो जब आप आओ। बिल्कुल, इंदौर में तो कभी भी आ सकते हो आप। चलो ठीक है, ये लो लास्ट स्लाइड। हाँ मिलो ना, अरे बिल्कुल मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बोलो, जब बोलो जहां बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास हो तो मैं आ जाता हूँ, ऐसा क्या है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।